नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी के 100 MBVI MCQ प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, किस ईयर में पूछा गया ये मैं नहीं बताऊंगा। आप सभी को यदि पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर यह किस साल का पेपर है। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि यहाँ से पहले मैं 100 प्रश्न नहीं बल्कि 100 प्रश्न के साथ इस प्रकार से विशेष रूप से चर्चा करके बताऊंगा कि लगभग आप समझिए कि कम से कम मैं इसमें 50 प्रश्न और एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा, यानी 150 प्रश्न की तैयारी इस वीडियो से आपका हो जाएगा। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगर 150 प्रश्न की तैयारी यहाँ से हो जाता है तो क्रम भी फूटा रहेगा ना, तो 10 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% यहाँ से पूछ ही लेगा। इसलिए पहले एकदम ध्यानपूर्वक इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है तिरिक्ष शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तिरिक्ष शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तिरिक्ष जो है यह गदखंड की विधा है, संस्मरण है। ठीक है, यह किसके द्वारा लिखा गया, उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। मल्लेज के द्वारा हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा बातचीत लिखा गया है। मोहन राकेश के द्वारा सिपाही की माँ लिखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़िए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका पूरा नाम अज्ञे है, यानी सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है और शॉर्टकट में इसे अज्ञे जी कहा जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट से यहाँ पे ये हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा आपका पाठ्य पुस्तक में कौन सा चैप्टर लिखा है गद्यखंड की, तो क्या बताओगे, तो रामधारी सिंह दिनकर यदि पूछे तो अर्धनारीश्वर बताओगे। उदय प्रकाश के द्वारा पूछे तो तिरिक्ष हो जाएगा और मल्लेज के द्वारा हंसते हुए मेरा अकेलापन। आगे बढ़िए, और यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता जो हो जाएगा ये मोहन राकेश हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण के द्वारा अर्धनारीश्वर, उदय प्रकाश के द्वारा वही हंसते हुए मेरा अकेलापन, और मल्लेज के द्वारा वही हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन, और उदय प्रकाश के द्वारा तिरिक्ष हो जाएगा, इसके द्वारा तिरिक्ष, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न है करबक शीर्षक कविता की कवि निम्नलिखित में से कौन है। करबक शीर्षक कविता के कवि निम्नलिखित में से कौन है प्यारे, तो मलिक मोहम्मद जायसी है, यानी आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न कर अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्नलिखित में से कौन है। तो अधिनायक शीर्षक कविता के कवि पूछे आप सभी से निम्नलिखित में से कौन है, तो अधिनायक के कविता के कवि कौन हो जाते हैं, रघुवीर साहब। मुक्ति बोध मतलब गजानन मुक्ति बोध के द्वारा आपके पाठ्यपुस्तक में कौन सा चैप्टर लिखा गया, तो जनजन का चेहरा लिखा गया, और ज्ञानेंद्र पति के द्वारा गाँव का घर लिखा गया, और भूषण के द्वारा कौन सा लिखा गया, तो क्या बताओगे, भूषण के द्वारा कवित्त लिखा गया। ठीक है, याद रखेंगे। इसलिए मैं बोला हूँ कि मतलब आप 100 प्रश्न की तैयारी नहीं करेंगे, लगभग 50 प्रश्न तो मैं एक्स्ट्रा बता ही दूंगा, जिससे आपके एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगा। और यदि आप सभी इस वीडियो को देख कर जाएंगे तो बोला ना कि क्रम भी फूटा रहेगा, तो 10 मार्क्स केवल इस वीडियो से आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है 6 नंबर प्रश्न कि गाँव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज्य में कौन खो गए। गाँव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज्य में कौन खो गया। अभी गाँव का घर शीर्षक के लेखक का नाम अभी जस्ट बता रहे थे आप सभी को, क्या बताया, तो ज्ञानेंद्र पति। और इस कविता के अनुसार मतलब गांव के घर कविता है, इसके अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया, पंच परमेश्वर या जिला सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय या सरपंच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पंच परमेश्वर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न है गाँव का घर किस कविता संग्रह से ली गई है। तो गाँव का घर जो हो जाएगा यह संशयात्मक कविता संग्रह, संशयात्मक कविता संग्रह से लिया गया, मतलब ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 8 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कमायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। कमायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा कमायनी महाकाव्य लिखा गया, यानी आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता पूछे तुलसीदास बताओगे, यानी आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछे वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध्र मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ में कहा गया। मतलब यह जो उक्ति है या यह जो वाक्य है, यह वाक्य किस शीर्षक पाठ में कहा गया, चर्चा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर बताओगे ओ सदा नीरा। क्या बताओगे, ओ सदा नीरा। अगर आप सभी से पूछे थे ओ सदा नीरा चैप्टर के लेखक कौन है, तो क्या बताओगे, जगदीश चंद्र माथुर जी। क्या बताओगे, जगदीश चंद्र माथुर जी इनके लेखक है, और यह एक प्रकार का निबंध है। आगे बढ़िए, नवादास किस कवि के समकालीन थे। तो नवादास जो था ये तुलसीदास के समकालीन थे, यानी बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे। बढ़ेंगे आगे,
12 नंबर प्रश्न कह रहा है भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है। तो भक्तमाल जो हो जाएगा यह निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है। तो नवादास की रचना है, यानी आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। अब सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान की बात आ गया, तो इसकी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सी कविता लिखी गई है। तो याद रखोगे पुत्र वियोग, क्या ये याद रखोगे पुत्र वियोग इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, वियोग। और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। तो कार दुर्घटना में इनका निधन हुआ था, मतलब ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में। तो यह उषा में ही है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका आंसर छुपा हुआ है, तो बिल्कुल आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया आगे 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंहासन पर बैठा उनके तग में तमगे कौन लगाता है, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह उक्ति जो है यह किस शीर्षक है। तो अधिनायक का है, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे पहले आगे और यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न कह रहा है भोजन करी नंदम अचनम लिहोनो मांगत सूर जुठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो सूर के पद, यानी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे पहले यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न कह रहा है लगाती लपकी कंठम बैरिन के नागिनसी, यह उक्त किस शीर्षक कविता की। देखिए इस प्रकार से आपके एग्जाम में है ना, हर एक साल 2 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं 2 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा। किसी कविता का एक लाइन दे देगा, एक पंक्ति दे देगा और कहेगा कि यह उक्ति है या यह जो वाक्य है यह किस शीर्षक कविता में कही गई। तो अगर आपको कविता याद रहेगा तब ना आप इसका आंसर लगाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा यदि आप लोग कविता याद नहीं किए तो ऐसे प्रश्न को पहले छोड़ देने का, ठीक है। अगर आपका 50 प्रश्न नहीं पूरा रहा है ऑब्जेक्टिव में, तब जाकर लास्ट में आप ऐसे प्रश्नों को टच करेंगे, लेकिन शुरुआत में नहीं टच करेंगे मेरे हिसाब से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, कवित हो जाएगा। आगे बढ़िए 18 नंबर प्रश्न करा है जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्नलिखित में से कौन है। तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना ओ सदा नीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ सदा नीरा। जूठन के रचयिता कौन है। तो जूठन के रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा जूठन लिखा गया तथा ये पूछे रोज तो आगे के द्वारा, और शिक्षा पूछे तो जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा। बढ़ेंगे आगे 19 नंबर प्रश्न करना मल्लेश की रचना निम्नलिखित में से कौन है। तो मल्लेश की रचना हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या बताओगे, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो हो जाएगा। प्रगीत और समाज यदि पूछे आपसे से किसके लेखक है तो नावर सिंह के है। त्रिक्ष वही हो जाएगा, त्रिक्ष के लेखक उदय प्रकाश और शिक्षा के जे कृष्ण मूर्ति। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न कह रहे हैं जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। तो जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। यदि पूछे आपसे विषय कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी का क्या नाम है तो छोटन लाल। क्या बताओगे, छोटन लाल इनके पिताजी का नाम है। और पूछे ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था तो क्या बताओगे, तो मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़िए प्यारे और यहाँ पर ये प्रश्न आपसे वैसे पूछ रहा है कि शिव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। शिव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो मतलब पर्यायवाची मतलब होता है एक के अनेक नाम, कह सकते हो आपसे भी। तो पर्यायवाची का यह क्या हो जाएगा, रुद्र हो जाएगा, यानी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, कह रहा है पाठक शब्द क्या है। तो पाठक एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घी शब्द क्या है। तो घी एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है आयु शब्द क्या है। तो आयु क्या हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, यानी ए आप सॉरी बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है नायक का संधि विच्छेद कीजिए। बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, जब आप PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि नायक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 9 + अक नायक का, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे भी से पूछा हुआ है 41 नंबर प्रश्न भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे। तो भगत सिंह कौन हो जाएगा, तो पंजाब प्रदेश के थे। और आपके पाठ्य पुस्तक में भगत सिंह के कौन चैप्टर लिखा गया, तो एक लेख और एक पत्र। क्या बताओगे, एक लेख और एक पत्र। यदि पूछे भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, तो क्या बताओगे, सरदार सिंह। और आगे पूछे कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो बंग चक्कर गली नंबर 5 लायलपुर में, ठीक है। ये याद रखोगे। आगे बढ़िए 42 नंबर प्रश्न वात्सल्य भाव में सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है। तो वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि जो हो जाएगा ये सूरदास है, यानी आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? तो जयशंकर प्रसाद जो हो जाएगा ये छायावाद के कवि है, यानी ये आपका सही आंसर है। कह रहे प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो सबसे पहले बताइए प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है ये किसका है? तो विनोद कुमार शुक्ल का है। किसका है पूछे आपसे से, तो याद रखोगे विनोद कुमार शुक्ल का ये कविता है। और यह कवि लोहा जो है ये किसका प्रतीक है इसमें? तो कर्म का प्रतीक है, यानी आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न करा, पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो यह एक प्रकार का शोक गीत रचना है। और यह किसके द्वारा लिखा गया? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम है? दिलीप चौहान। क्या बताओगे इनके पिताजी का नाम? पूछे तो दिलीप चौहान इनके पिताजी का नाम है। और यदि पूछते कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। आगे बढ़िए कह रहे हैं कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के बाबू 8 भेद होते हैं, याद रखोगे। बहुत ही इजी प्रश्न कह रहा है। भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? तो भर पेट में जो उपसर्ग हो जाएगा भर हो जाएगा। देखिए उपसर्ग जब भी टूटेगा तो अर्थ लेकर ही टूटेगा, मतलब अगर अलग भी हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा? तो अर्थ लेकर ही टूटेगा, लेकिन प्रत्यय जो है यह अर्थ लेकर नहीं टूटता है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग कौन है? तो प्रति। क्या हो जाएगा? प्रति जो हो जाएगा यह प्रतिनिधि का उपसर्ग हो जाएगा। वंदना शब्द में प्रत्यय कौन है? देखिए वंदना ये टूटा तो क्या होगा? अना निकला है। क्या है? अना निकला, और वो मतलब ये ज़्यादातर लास्ट में ही निकलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए कहना ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? ममेरा एरा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न कह रहा है ये कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री हो जाएगा, यानी ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है हीरा शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो हीरा शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं कह रहा भारतीय शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो भारतीय शब्द में भाववाचक संज्ञा है, यानी आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है, बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे 66 नंबर प्रश्न का भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ व व में के जितने भी होते हैं म से प फ व व से लेकर म तक में इसका उच्चारण स्थान होस्ट होता है, तो भ उसी के अंतर्गत आता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पे देखिए क का उच्चारण स्थान, तो क से लेकर अंग तक का जो उच्चारण स्थान होता है यह कंठ होता है। तो यहाँ पे क पूछा, यदि ख भी रहता या ग रहता या घ रहता या अंग जो रहता, अगर इस सब का उच्चारण स्थान पूछता तो कंठ ही बताते। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर प्यारे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे जैसे कि रात को पहरा देने वाले कौन पदबंध है? संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, या सर्वनाम पदबंध है, या क्रिया? रात को पहरा देने वाले यह क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध है, बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। काम में लगा हुआ आदमी में कौन पदबंध है? तो विशेषण पदबंध है, यानी काम में लगा है तो यह कोई विशेष काम कर रहा होगा तो ये विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अलग रहना। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा बहुत अलग रहना। ठीक है, आगे बढ़ते कह रहा है हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ होना मुहावरे का अर्थ होता है। ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से कह रहा है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? यह कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 78 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो स्वर्ण शब्द का अगर विशेषण बनाएंगे तो ये होगा स्वर्णिम। क्या हो जाएगा? स्वर्णिम, मतलब ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दैनिक। दिन का विशेषण दैनिक, यानी आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और 80 नंबर प्रश्न करा आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आत्मज। क्या हो जाएगा? आत्मा शब्द का विशेषण आत्मज, यानी ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देखिएगा उसने कहा था, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी के नायक किसे कहा जाता है? तो याद रखोगे लहना सिंह को उसने कहा था कहानी का नायक कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। आगे बढ़ेंगे करें प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कवि के नाम से जाना जाता है, यानी ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न करें हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो हिंदी के एडिशन जो है यह बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है, यानी आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे करें अवगुण
अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अवगुण शब्द में अव जो हो जाएगा यह उपसर्ग हो जाएगा, यानी ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 96वां प्रश्न की कह रहे हैं सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है, तो सोहन पढ़ता है यानी वर्तमान काल का उदाहरण है। यहाँ पे 97वां प्रश्न कह रहे हैं रवि ने खोया किस का उदाहरण है, सॉरी रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है, तो भूत। रवि ने खाया मतलब भूतकाल का यह उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नरेश जाएगा किस काल का, भविष्यत काल का, मतलब अभी गया नहीं तो ये भविष्य की बात है, तो भविष्य काल का यह उदाहरण हो जाएगा। कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है, तो अधिकरण का उदाहरण। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट सर, आपका ए हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे और ये लास्ट प्रश्न हो जाएगा इस वीडियो का। कह रहा है बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है, तो अधिकरण कारक का उदाहरण है। तो इस प्रकार से पहले हिंदी के 100 MBBI MCQ प्रश्न पे मैंने चर्चा किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप सभी क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यदि कोई सवाल आपका रह गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और हिंदी की टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सभी गूगल पे सर्च कीजिए BSEBCAREER career.com और 12th वाले सेक्शन पे जाकर आप लोग क्या कीजिएगा, फिर हिंदी वाले सेक्शन पे चल जाइएगा और हिंदी में वहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएगा हिंदी का। जाइए टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने से आपका क्या होगा कि पता चलेगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसी है। तो वहाँ बहुत सारा टेस्ट लगा हुआ है, तो ज़रूर डेली टेस्ट दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।